नमस्कार। आप सभी का समीक्षा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत-बहुत स्वागत। एमपीपीएससी के द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें कई सब्जेक्ट के एग्जाम हो चुके हैं और कई सब्जेक्ट के एग्जाम अभी होना है और बहुत सारे सब्जेक्ट के जो एग्जाम हो चुके हैं, उनका रिजल्ट भी आ चुका है। अब ऐसे कैंडिडेट्स जिनका रिजल्ट आ चुका है, जो रिटन क्वालीफाई कर चुके हैं, उनके सामने अब एक क्वेश्चन मार्क बन गया है कि वो इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। तो इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, ये इनके लिए बहुत ही यक्ष प्रश्न है। तो अब आपको ये समझना होगा कि इंटरव्यू आपका रिटन एग्जाम से बिल्कुल अलग है। यानी कि रिटन एग्जाम आपने अपने नॉलेज का पूरा यूज किया और आप इस काबिल थे, इसीलिए आप पास हो गए। लेकिन यहाँ पर आपके नॉलेज से ज्यादा आपके अब व्यक्तित्व का परीक्षण होना है। यानी कि अब आपको ये साबित करना है कि आप यानी कि भविष्य में एक अच्छे असिस्टेंट प्रोफेसर साबित हो सकते हैं, क्योंकि वो इंटरव्यू बोर्ड आपसे ऐसे व्यक्तित्व की आपसे अपेक्षा कर रहे हैं कि आपके अंदर वो सारी क्वालिटी हो जो एक अच्छे असिस्टेंट प्रोफेसर में होना चाहिए। तो अब यानी कि इंटरव्यू को आप कैसे पास करेंगे, इसके लिए हम चलते हैं, आपसे बात करते हैं। तो ये एग्जाम पैटर्न आपको मालूम है कि यहाँ पर एनपीपीएससी में इस बार एक चेंज किया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में कि आपका रिटन और इंटरव्यू दोनों ही किए जा रहे हैं। पिछली बार आपका जो एमपीपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिलेक्शन हुआ था, तो वो सिर्फ आपका रिटन एग्जाम के बेसिस पर हुआ था। लेकिन अब आपका इस बार इंटरव्यू भी करवाया जा रहा है। तो आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा कि आपकी इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो सके। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो एग्जाम आपका जो रिटन हुआ था, उसमें आपका 800 मार्क्स का था। 800 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम था और इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का है। लेकिन देखा जा रहा है कि आपका जो रिटन एग्जाम में स्टूडेंट का बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं हो पा रहा है। यानी कि किसी स्टूडेंट के 150 में से यदि 130 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और तो किसी के आपका देखा जा रहा है, सॉरी आपका जो 200 में से 200 में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 130 हो रहा है, तो कुछ स्टूडेंट है 140 हो रहा है। तो बहुत ज्यादा यानी कि स्कोर का डिफरेंस नहीं है। किसी सब्जेक्ट में यदि 140 यानी कि आपका मिनिमम स्कोर है, तो हाईएस्ट यानी कि 150 का स्कोर हो सकता है। यानी कि बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। इसीलिए आपका जो 100 मार्क्स हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यानी कि 100 मार्क्स का जो इंटरव्यू है, उसमें आपको किस तरीके से अपनी तैयारी करना है कि इसमें से ज्यादा आप मार्क्स कैसे ला सकते हैं, क्योंकि टोटल आपका 900 मार्क्स को मिलाकर के आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। यानी कि 800 आपका रिटन का और 100 मार्क्स आपके इंटरव्यू के। अब इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इंटरव्यू में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो ये आपका जो इंटरव्यू है, 3 यानी कि आपके पिलर पर खड़ा हुआ है। पहला है आपका पर्सनल बायोडाटा। मीन्स मतलब आपने जो भी अपने डेप में भर करके उनको जो जानकारी दी है, आपने अनुप्रमाण पत्र जो उनके पास भेजा है, उसमें जो कुछ भी आपने लिखा है, उन सारी बातों से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर दूसरा आपका जिस सब्जेक्ट के थ्रू आपको यानी कि कॉल किया गया है, यानी कि आपका जिस सब्जेक्ट में आपका पीजी है, नेट क्वालिफाई है, जेआरएफ है या पीएचडी है, वो सारा यानी कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद आपका करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन दोनों पर हम आगे डिटेल चर्चा करने वाले हैं। अभी हम सिर्फ यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि करंट अफेयर्स क्यों जरूरी है, क्योंकि आपके पर्सनल बायोडाटा
से जरूरी तो है ही, क्योंकि आप जो बता रहे हैं वो उनसे पूछना है उनको। आप जिस सब्जेक्ट के दम पर यानी कि वहां उनके सामने पहुंचे हैं, तो उस सब्जेक्ट का नॉलेज तो उनको चेक करना है। लेकिन करंट अफेयर्स की आवश्यकता क्यों है और किस प्रकार का करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाएगा? तो ये ध्यान रखें कि यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर का जो करंट अफेयर्स है वो आपका सिविल सर्विसेज से थोड़ा सा हटके रहेगा, क्योंकि आपका सिविल सर्विसेज में करंट अफेयर्स की कोई भी घटना उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी घटना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा करंट अफेयर्स के लिए। इनमें आपका सबसे महत्वपूर्ण यह है कि किसी भी यानी कि करंट अफेयर्स की घटना का आपके विषय के साथ में संबंध होना वो उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। यानी कि आपका कोई भी ऐसा घटनाक्रम जो यानी कि आपका विषय से संबंधित है, तो वो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मान लीजिए आपका विषय पॉलिटिकल साइंस है, तो उसमें कोई भी इस टाइप की पॉलिटिकल घटना हो रही है, तो वो आपके सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। यदि आप साहित्य से संबंधित हैं, आज के न्यूज़पेपर में शायद आपने पढ़ा होगा कि एक यानी कि साहित्यकार, जो महिला साहित्यकार हैं, उनकी मृत्यु हुई है। आपने पढ़ा न्यूज़पेपर में? नहीं पढ़ा। हाँ जी, हाँ, तो आज के पेपर में बहुत दिया है घटनाक्रम उसका। तो ये घटना उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। यदि इंटरव्यू के दौरान ये घटना हुई है 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। करंट वो यानी कि इंपॉर्टेंट है जो आपके सब्जेक्ट से कहीं ना कहीं लिंक करता है। यदि इतिहास विषय से संबंधित कोई भी ऐसा यानी कि घटनाक्रम आता है, सिलेबस से चेंज होता है या कोई भी विषय है, तो उस टाइप की। और सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और लॉ और भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हर समय यानी कि अपडेटेड रहते हैं या उनको अपडेट रहना चाहिए, क्योंकि ये विषय हर समय कहीं ना कहीं करंट से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार के विषयों पर तो आपकी बहुत बारीकी नजर होना चाहिए, क्योंकि वो आपको हर समय कहीं ना कहीं वर्तमान की घटनाओं से लिंक कर सकते हैं। सामाजिक जो ताना बाना है उससे संबंधित कोई भी घटना यदि छपती है, चाहे वो आपका महिलाओं से होने वाले अत्याचार के बारे में हो, चाहे वो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, किसी भी सामाजिक बुराई की कोई घटनाक्रम उसमें पे चर्चा चल रही है, तो वो इनके समाजशास्त्र विषय के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। पॉलिटिकल बहुत सारे घटनाक्रम घटित होते रहते हैं। जैसे अभी अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ, तो वहां पर इनके डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुने गए। तो डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुनने से भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये यानी कि किसी प्रकार से हो सकता है। हालांकि ये विषय आपके लिए भी हो सकते हैं, क्योंकि आप यानी कि करंट से अवेयर हैं कि नहीं। लेकिन यदि आपका विषय से कनेक्टिविटी हो रही है, तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं। जैसे अभी इंडिया में कई स्टेट में इलेक्शन चल रहा है, तो वो आपसे भी सभी से अपेक्षाएं की जाती हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं की जाती हैं। यदि इकोनॉमी की कोई भी घटनाक्रम है, तो वो यानी कि आपको भी पता होना चाहिए, लेकिन जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट स्टूडेंट है उसके लिए तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। तो ये करंट अफेयर्स का आप ध्यान रखें कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है कोई घटना लिंक हो रही है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और सिविल सर्विसेज के में तो बहुत ज्यादा यानी कि डिस्कशन होता है, लेकिन यहाँ पर उतना ज्यादा आपको डिस्कशन शायद ना हो, लेकिन फिर भी आप ये मान के चलेंगे हो सकता है। तो उन चीजों को भी आपको नजर में रखना है कि खास करके अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स होता है। ठीक है, अगले हम बात करने वाले हैं आपका पर्सनल बायोडाटा। ये मैंने कहा ना कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी इंटरव्यू का। इसी से रिलेटेड यानी कि आपका लगभग मैं मानता हूं कि 60% आपका इंटरव्यू यहां पर चलेगा, क्योंकि जितना आप अपने बारे में जानते हैं इतना वो भी नहीं जानते आपके बारे में। लेकिन वो आपसे पूछना चाहते हैं, आपके व्यक्तित्व का परीक्षण करना चाहते हैं कि आप कितनी ईमानदारी से उनके प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, क्योंकि इसी बेसिस पर आपके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाएगा। तो ये इसमें क्या क्या बातें हो सकती हैं उनमें हम देखें।
तो आपके नाम से ही आपका सबसे पहले शुरुआत हो जाती है कि आप अपना परिचय दें, तो आप अपना सबसे पहले नाम ही बताएंगे, और नहीं बताते हैं तो वो यानी कि आपका नाम पूछ भी सकते हैं। आप कहोगे सर यानी कि आप मुझसे नाम क्यों पूछ रहे हैं, सर आपके सामने तो लिखा हुआ है। तो ये जवाब नहीं होता है ना? यदि वो पूछ रहे हैं तो आप अपना नाम बताएं, या फिर आपसे एक सीधा-सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि आप अपने बारे में बताएं, या आप अपना परिचय दें, अपने आप को परिभाषित करें। किसी भी टाइप से ये क्वेश्चन हो सकता है, तो उसमें आपको सबसे पहले अपना नाम बताना है। तो जब नाम बताएँगे तो नाम से संबंधित यानी कि एक प्रश्न यही बनता है कि आपके नाम का मीनिंग क्या होता है, कि आपका जो भी नाम है उसको आपको मीनिंग आपको पता होना चाहिए। फिर जो आपका नाम का यदि पर्यायवाची बनते हैं तो वो आपको पता होना चाहिए। फिर मैं बार-बार आपसे बोलता हूँ कि आपके नाम की कोई फेमस पर्सनैलिटी है, तो वो आपको पता होना चाहिए। और खास करके आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी आपके नाम की पर्सनैलिटी है, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, उसको तो आपको पढ़ना ही है। यदि अदर किसी फ़ील्ड के हैं, तो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। लेकिन इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा होती है कि यदि आपके विषय से संबंधित कोई फ़ेमस पर्सनैलिटी है, चाहे वो आपका नेशनल लेवल पर हो, इंटरनेशनल लेवल पर हो, या स्टेट लेवल पर हो, या लोकल लेवल पर है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है आपके लिए। ठीक है? फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, यानी कि डेट ऑफ बर्थ में आपकी डेट और ईयर दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं। मान लीजिए आज तारीख है 15 नवंबर, किसी व्यक्ति का आज यानी कि जन्मदिन है, और वो इंटरव्यू बोर्ड में पहुंचता है, इत्तेफाक से दोनों बातें एक साथ हो गई उसके साथ में, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी हो जाती है तो दो बात आप ध्यान रखें। एक तो जिस दिन आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस दिन कोई इंपॉर्टेंट डेट है, तो उस इंपॉर्टेंट डेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ईयर भी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आज जो डेट है 15 नवंबर, तो 15 नवंबर को आपका बर्थ है, तो उन्होंने पूछा कि 15 नवंबर को कौन सा यानी कि इंपॉर्टेंट डेट होता है या इंपॉर्टेंट डे होता है, तो कोई बताएगा? जी, जनजाति गौरव दिवस है। जी, बिरसा मुंडा का। और गुरु नानक जयंती भी है। वेरी गुड। हाँ जी, कार्तिक पूर्णिमा भी है, और विनोबा भावे जी की यानी कि आपका जयंती भी है। तो इतनी सारी आपने यदि उनको बातें बता दी तो वो गदगद हो जाएंगे, ग्लैड हो जाएंगे। आपको यानी कि बस यहाँ पर एक प्लस मिल गया आपको। लेकिन अब यहाँ पर आपसे कठिन प्रश्न भी शुरू हो सकते हैं, है ना? जैसे ही आपने कहा कि साहब जनजातीय गौरव दिवस, तो ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो आप सीधे सीधे कहेंगे बिरसा मुंडा जी की जयंती पर मनाया जाता है ना? तो बिरसा मुंडा जी के बारे में आप बताएं, आपसे पूछ सकते हैं किस टाइप का उनके काम थे, क्या क्या काम उन्होंने किए। फिर आपने दूसरा कहा कि साहब गुरु नानक जी का प्रकाश पर्व है, यानी कि आपका गुरु नानक जयंती है। तो गुरु नानक जी के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, और उनके क्या कार्य थे। यदि आप धार्मिक तौर पर बता रहे हैं कि यानी कि अच्छा, ये उस समय आंसर आपको नहीं देना है। यदि उस दिन आपका इंटरव्यू है तो धार्मिक चीजों को आपको बताना है, अदरवाइज यानी कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है ना? आपने बताया कि शरद पूर्णिमा है, यही बताया ना आपने? कार्तिक पूर्णिमा, सॉरी, कार्तिक पूर्णिमा है। तो यदि उस दिन इंटरव्यू है तो उस दिन तो आप जिक्र कर सकते हैं, लेकिन आपका यानी कि उस घटना से रिलेशन मतलब आपके डेट ऑफ बर्थ में आता है, तो इस टाइप की चीजों का जिक्र न करें। तो उसमें आप दो ही बातों का जिक्र करें कि गुरु नानक जयंती है और आपका जनजाति गौरव दिवस है। तीसरा आप यानी कि बता सकते हैं विनोबा भावे जी की जयंती है। तो तीन ये बातें इंपॉर्टेंट आपके
डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड हो सकती है। तो तीनों व्यक्तित्व के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। गुरु नानक के बारे में भी होना चाहिए, बिरसा मुंडा के बारे में होना चाहिए और आपका यानी कि विनोबा भावे जी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये अब ईयर की बात करते हैं। ईयर में वो ईयर जो आपका है, उस ईयर में जो भी घटनाक्रम हुए हों और उसमें भी आप ध्यान रखें, वो घटनाक्रम आप बताएं जो आपके सब्जेक्ट से लिंक करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यदि सब्जेक्ट से लिंक नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको बताना है। मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ 1991 है, 1991 है, तो बहुत सारे घटनाक्रम हो सकते हैं। लेकिन आप यदि इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको और घटनाएं बताएं या ना बताएं, लेकिन आपको एलपीजी के बारे में बताना है। एलपीजी वो सिलेंडर वाली गैस नहीं है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि आपका क्या उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जो भारत सरकार ने निर्णय लिया था अपनी अर्थव्यवस्था को यानी कि मुक्त किया था, तो वो आपको बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी का मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ 1999 है, तो उसको, और यदि वो हिस्ट्री का स्टूडेंट है तो उसको क्या बताना चाहिए, उसको कारगिल युद्ध के बारे में बताना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि यदि आप उस ईयर में बहुत सारी घटनाएं हुई होंगी तो आप उस घटना को अपने उसमें जिक्र करेंगे जो आपके सब्जेक्ट को लिंक करता है, सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो ये ध्यान रखें। और नहीं करता है तो फिर आपको बताना ही यदि इनके द्वारा पूछी जाती है तो। अगला जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो एजुकेशनल बैकग्राउंड में आप 10th क्लास और 12th क्लास का जिक्र करेंगे स्कूलिंग पर, यानी कि मैंने स्कूलिंग यदि एक ही स्कूल से हुई है 10th और 12th, तो आप एक साथ में बता दीजिए कि मेरा 10th और 12th यानी कि इस स्कूल से हुआ है। और 12th के आप सब्जेक्ट, जो 10th में तो सारे वही सब्जेक्ट रहते हैं, 12th के जो सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट के बारे में आप बता दीजिए मेरा ये सब्जेक्ट था। तभी गड़बड़ हो रही है। इसके बाद आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड में पोस्ट ग्रेजुएशन से पहले आपका ग्रेजुएशन क्या हुआ है, तो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के बारे में, किस कॉलेज से आपने किया है और वो कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो ग्रेजुएशन के आपके जो सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट के बारे में भी आपको बताना है। इसके बाद एक ऐसा ट्विस्ट भी होता है, कई बार मैंने आपको बताया ना कि ग्रेजुएशन आपने अलग स्ट्रीम से किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन आपने अलग स्ट्रीम से किया, तो एक क्वेश्चन यहाँ जनरेट होने की पूरी पूरी संभावना हो जाती है। ये फैन चला लो। नहीं, मैम को मुझे लग रहा है नहीं। अच्छा, तो ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि आपने इस स्ट्रीम से इस स्ट्रीम में जंप क्यों किया है, तो ये आप क्वेश्चन तैयार रखिएगा। इसके बाद आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में आते हैं वो सीधा सीधा। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में यदि किसी चीज में आपका स्पेशलाइजेशन है तो वो आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के सारे आपके जो सब्जेक्ट हैं और खास करके जो आपको जो चॉइस वाले सब्जेक्ट होते हैं जो आपने अपनी मर्जी से चुने थे, उनके बारे में और ज्यादा संभावनाएं बन जाती हैं कि वो आपसे उस विषय के यानी कि जो ऐसे चॉइस वाले टॉपिक थे, सब्जेक्ट थे, वो आपसे पूछा जाएगा। फिर यदि आप और आगे बढ़ते हैं तो नेट सेट यानी कि आपने किया ही है, तो वो तो यानी कि आपका एक अलग हो जाए। फिर उसके बाद आपका जेआरएफ के थ्रू या वैसे आपका यानी कि पीएचडी किया हुआ है या पीएचडी कर रहे हैं और उसका जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक पर चर्चा होनी ही है, ये 100% मान के चलिए। यदि आप पीएचडी कर लिया है तो पूरा पूरा चर्चा का विषय है, और यदि आपका चल रहा है तो अभी आंशिक तौर पर आपसे चर्चा उस विषय पर होगी। पहले आपका, अब तो एमफिल नहीं होता है, पहले एमफिल भी जो पुराने लोग हैं, यदि किसी ने एमफिल किया है तो एमफिल का भी टॉपिक आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए यदि आपने उसमें मेंशन किया है। ठीक है, तो ये आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड। फिर आपके
एजुकेशनल बैकग्राउंड में एक चीज और है कि आपके स्कूल कॉलेज की जो नाम है, उन नाम में यदि कोई महान व्यक्तित्व का नाम है तो उसके बारे में भी आप तैयार कर ही लीजिए। यदि लोकल की कोई पर्सनालिटी है उसके नाम पर है तो बहुत ज्यादा उनका इंटरेस्ट रहता है। मान लीजिए आपका महात्मा गांधी इंटर कॉलेज या महात्मा गांधी कॉलेज, एक नाम ही है। दूसरा कमला राजे महाविद्यालय। तो एक बार महात्मा गांधी को वो नहीं पूछे, लेकिन उनको यदि आपके नाम में कमला राजे दिखाई दे रही हैं तो कमला राजे के बारे में वो जरूर जानना चाहते हैं। मतलब वो ये देखना चाहते हैं कि महात्मा गांधी का तो यानी कि राष्ट्रपिता हैं, एक फेमस पर्सनालिटी है, हिस्टोरिकल बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं, लेकिन उन कमला राजे के बारे में आप जानते कि नहीं जानते ये जरूर जानना चाहते हैं। फिर जिस यूनिवर्सिटी से आपका रिलेशन है तो उस यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी जानकारी, और जिस व्यक्ति के नाम पर यूनिवर्सिटी है तो उस व्यक्तित्व के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर आपका जो एड्रेस मेंशन किया गया है उसमें किसी न किसी आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम आ रहा होगा या टाउन का नाम आ रहा होगा, तो वो आपकी उससे रिलेटेड भी चीजें पूछ जाएंगी। फिर ये और ध्यान रखें कि उसमें भी आपका सब्जेक्ट से कहां लिंक हो रहा है वो चीज जरूर जोड़ी जाएंगी। समझ रहे ना कि आपकी सब्जेक्ट से लिंक कहां हो रहा है। जैसे मान लीजिए कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट है, मोरेना डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, तो वो राम प्रसाद बिस्मिल जी से आपको कनेक्ट करेंगे क्योंकि आप राम प्रसाद बिस्मिल जी आपके मुरैना के हैं, इसलिए वो जानकारी आपको होना चाहिए। यदि कोई स्टूडेंट मान लीजिए हिस्ट्री का है तो वो यानी कि आपका ग्वालियर का रहने वाला है, तो उसमें आपके बहुत सारे डायनेस्टी हुए हैं, जैसे कच्छप घाट डायनेस्टी हुआ है, प्रतिहार डायनेस्टी हुआ है, सिंधिया डायनेस्टी है, तोमर डायनेस्टी, इन सभी के बारे में वो आपसे जानना चाहते हैं। आप ग्वालियर के हैं और मान लीजिए आपका विषय है संगीत, तो आपसे यानी कि ग्वालियर के संगीतकारों के बारे में चर्चा उनको करनी ही है। तानसेन, राजा मानसिंह, राजा भैया पूछ वाले, कृष्ण राव, पंडित कृष्ण राव, शंकर राव, है ना, ये सारे यानी कि जितने भी संगीतकार हुए हैं उन सभी के बारे में आपसे वो जानना चाहते हैं। इसके अलावा फिर आपका एक जिक्र और हो जाएगा विश्वविद्यालय का, राजा मानसिंह संगीत एवं कला विश्वविद्यालय। तो ये आप ध्यान रखें कि लोकल में आपके सब्जेक्ट से जहां चीजें लिंक होंगी वो आपसे पूछी जाएगी किसी भी तरीके से। तो ये आपको वैसे तो सारी जानकारी आपको अपने जिले के बारे में होनी चाहिए, लेकिन वो फोकस आपका ज्यादा होना चाहिए आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। मान लीजिए किसी का सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो वो उस जिले की ज्योग्राफिकल कंडीशन को फोकस करेंगे कि आपका जिला है वो उसकी स्थिति कहां पर है, उसमें आपका अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पूछ सकते हैं। फिर आपकी जलवायु के बारे में चर्चा कर सकते हैं, जलवायु में भी वर्षा के बारे में, तापमान के बारे में, फिर वहां पर रहेंगे आपका ज्योग्राफिकल और जो कंडीशन बनती है वो सारी चीजें, फॉरेस्ट के बारे में चर्चा कर सकते हैं। और यदि आपका विषय मान लीजिए साहित्य है तो आपके जिले का कोई महत्वपूर्ण साहित्यकार हुआ, मान लीजिए आपका जन्म या आपकी जो शिक्षा दीक्षा है श्योपुर से हुई है, तो श्योपुर उन्होंने देखा और आपका हिंदी विषय देखा, तो वो किसकी चर्चा करेंगे आपसे, गजानन माधव मुक्तिबोध की चर्चा आपसे करेंगे, क्योंकि वो लोकल के आपके यानी कि हीरो हैं, आपके सब्जेक्ट के हीरो हैं। तो वो आप ध्यान रखिएगा कि वैसे यानी कि एक विस्तृत चर्चा हो ना हो, लेकिन आपका यानी कि सब्जेक्ट से कहीं भी जिले में बहुत फेमस चीजें हो रही हैं तो उससे तो आपको 100% अपने आप को प्रिपेयर करना ही है। फिर आपका एमपी स्टेट और से है तो एमपी स्टेट के बारे में, और यदि आप किसी अदर स्टेट से हैं तो उसके बारे में भी, और उसमें भी आपका सब्जेक्ट से लिंक होना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जिसे आपके एमपी मान लीजिए आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में आपके जो लोकल के हीरो हैं उनको वो देखना चाह रहे हैं, तो वहां पर आपके महात्मा गांधी से ज्यादा इंपॉर्टेंट
और यहाँ पर व्यक्तित्व हो सकते हैं जो लोकल लेवल पर उन्होंने लीडरशिप दी, वो प्राचीन काल से लेकर के और आपके आधुनिक काल तक और प्रेजेंट में भी कोई ऐसी हिस्टोरिकल वो है। यदि मान लीजिए आपका सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है और आपका एमपी में है, तो उसमें शोध संस्थान आपका, जैसे उन्होंने पूछ लिया तो सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान कहां पर है, तो वो आपको पता होना चाहिए कहां पर है, मऊ में, इंदौर में है, तो उस शोध संस्थान के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और यदि आप इंदौर से हैं तो बिल्कुल होना चाहिए। मान लीजिए आपका जो विषय है टूरिज्म से रिलेटेड है या आपका मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो आपको यानी कि, और ग्वालियर के आप रहने वाले हैं, तो आपको ट्रिपल आईटीएम के बारे में पता होना चाहिए, है ना, आईआईटीटीएम के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसे यानी कि यदि मान लीजिए आप स्पोर्ट्स टीचर के वहां जा रहे हैं और आपका इत्तेफाक से क्या हुआ कि ग्वालियर आपका जिला है, तो एलएनआईपी जो कॉलेज है उसके बारे में आपसे पूछा ही जाएगा। तो ये आपको देखना है कि आपके इंटरव्यू की जो हिंट है वो आप खुद दे रहे हैं उनसे पूछने के लिए, उन्हीं चीजों को आपको तैयार करना है। बस हमें ये फोकस नहीं पता होता है कि कहां पर करना है, ये बात ध्यान रखें आप। तो यहां पर यदि आप एमपी के रहने वाले हैं तो एमपी के आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी चीजें, और नहीं है तो भी कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है कि एमपी गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या नई योजनाएं चलाई जा रही हैं, और खास करके एजुकेशन के लिए, और एजुकेशन में भी हायर एजुकेशन के लिए, फिर उसके बाद आपका स्कूली यानी कि एजुकेशन के लिए। ठीक है, ये आपको बहुत डिटेल में सारी योजनाएं पढ़नी है। कौन कौन से यानी कि स्कॉलरशिप चलाई जाती है, कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, शिक्षा से संबंधित सारी योजनाओं से संबंधित। फिर चूंकि आप लोग महिलाएं हैं तो महिलाओं से संबंधित महिला सशक्तिकरण के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आप किसी स्पेशल कैटेगरी से हैं, आप एससी से हैं, एसटी से हैं, ओबीसी से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं, तो उस वर्ग के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद उस कैटेगरी से जब आप बिलोंग करते हैं तो एमपी गवर्नमेंट ने आपको यानी कि इस कैटेगरी के होने की वजह से आपको क्या क्या बेनिफिट्स दिए हैं, तो ये आपको यानी कि पता होना चाहिए। फिर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो इस बात की भी चर्चा हो सकती है कि रिजर्वेशन के टॉपिक पर आपसे चर्चा हो सकती है। तो इसके लिए हमने सारे क्वेश्चन आपको तैयार कर दिए हैं, ऐप पर डाल दिए हैं। आप अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने सारे उस पर ऐप पर डाल दिए, उनको आप सॉल्व कर लीजिएगा और फिर आंसर मुझे दिखाइएगा, मैं उन पर आपको जो भी होगा राय दे दूंगा अपनी। ठीक है, यदि आप अदर स्टेट से हैं तो आपका एमपी और अदर जिस स्टेट से आप आ रहे हैं उनका कंपैरिजन, जैसे मान लीजिए आप यूपी के हैं कैंडिडेट और एमपी पीएससी में आप इनकी इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हैं, तो कुछ चीजों को लेकर के वो आपका एमपी और यूपी का कंपैरिजन आपसे करवाएंगे ही 100%, और वो जानबूझ करके अदर स्टेट वालों से यानी कि उस स्टेट के बारे में और अपनी स्टेट के बारे में कुछ गहरी जानकारियां आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि आप अदर स्टेट से आ रहे हैं तो हमारे स्टेट को आप कितना जानते हैं, ये उनकी यानी कि एक रणनीति होती है। अगला फिर है कि आपके हॉबीज कौन कौन से हैं। कुछ लोगों की एक हॉबी होती है, कुछ लोगों की ज्यादा भी होती है, तो वो हॉबी के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उस हॉबी में भी आपकी आपके विषय को ला करके वहां पर खड़ा किया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपकी हॉबी कविता लेखन है, तो कविता लेखन आपकी हॉबी है और हिंदी विषय आपका है,
तो वहां पर आपके आपके विषय के साथ में लिंक करके आपकी हॉबी को पूछा ही जाना है 100%। और यदि आपने कह दिया कि साहब मेरी हॉबी पर्यटन है और आपका विषय कुछ इसी टाइप से हुआ, तो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाना है। तो ये आपके सब्जेक्ट के साथ में यदि हॉबी डायरेक्ट लिंक हो रही है, तो वो सीधे सीधे क्वेश्चन उससे बनते ही हैं। और यदि डायरेक्ट लिंक नहीं हो रही है, तो भी आपके हॉबी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये आपके एक से ज्यादा हॉबी है, तो उन सारी हॉबीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं वो हम अगले इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद आपका पब्लिकेशन, मतलब ये कि आपने अपने विषय में किसी प्रकार का कोई पब्लिकेशन किया है। मान लीजिए आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं और आपने हिंदी विषय की किसी भी कविता लिखी है या कोई आपने कोई बुक लिखी है, तो वो तो सीधा सीधा आपका चर्चा का विषय है ही। यदि आपका कोई भी मतलब शोध पत्र किसी भी पत्रिका में या जर्नल में प्रकाशित हुआ है, तो उस पर चर्चा होनी है। चर्चा दो विषय पर होगी, एक तो आपका विषय जो क्या था उस पर चर्चा सीधी सीधी होनी है, और उस पत्र या पत्रिका के बारे में भी चर्चा होगी जिसमें आपका शोध पत्र प्रकाशित हुआ है। तो ये पब्लिकेशन जिसी प्रकार का आपका है जो भी है, यदि कहीं भी पब्लिश हुआ है तो उस पर यानी कि आपकी चर्चा होगी, तब जब आप उनको बताएंगे, आपने उसमें मेंशन किया होगा तो। और वैसे भी आपसे पूछ सकते हैं, तो उस समय भी आप बता सकते हैं यदि उसमें मेंशन नहीं कर पाए। यदि चर्चा होती है तो वो आप बताइए। फिर अदर एक्टिविटीज, कोई ऐसी एक्टिविटीज जो आपके सिलेक्शन में सहयोगी है और उसका आपने यदि जिक्र किया है अपने डेफ में, तो उन सारी बातों पर भी चर्चा हो सकती है। ठीक है। इसके बाद आपका स्ट्रेंथ, आपके व्यक्तित्व की, आपकी पर्सनालिटी का क्या स्ट्रेंथ है, आपसे पूछा जाएगा कि आपके व्यक्तित्व के सबल पक्ष क्या है। तो आपने जो भी बताया, चलिए मैडम आपसे पूछ लेते हैं, बताइए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना, जैसे इन्होंने बताया। चलिए आप बताइए। जी, आपने कहा है कि ग्रहणशीलता, ग्राह्यता यानी कि हमारे सहज ग्रहणशीलता या सहज ग्राह्यता हमारे व्यक्तित्व का सबल पक्ष है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए कठोर परिश्रम, ठीक है। हाँ, मतलब ये है कि अपने कार्य को परफेक्शन के साथ करना। तो आपने जो कुछ भी बोला, तो वो उनको एक्सेप्ट है, लेकिन एक्सेप्ट तो है, अब वहीं पर आपके टेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएंगे कि ये व्यक्ति कितना सच बोल रहा है और कितना मतलब इसमें सच्चाई से दूर है ये। तो वो सबसे पहले तो यही पूछेंगे आपसे कि आपने कहा कि साहब हमारा जो व्यक्तित्व है उसमें सहज ग्रहणशीलता या सहज ग्राह्यता है। तो इसको उन्होंने मान लिया, लेकिन वो कहेगी कोई ऐसा एग्जाम्पल आपने लाइफ का बताओ जिससे मैं मान लूं कि हाँ, कि आपके अंदर ये गुण है। आपने कहा कि साहब मेरा हर काम को परफेक्शन के साथ में करना यानी कि हमारा यानी कि उद्देश्य रहता है। तो आप बताएं कि अभी तक आपने कौन कौन से काम है जो बहुत ही परफेक्शन के साथ में किए हैं। तो ये आपका प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल वहां पूछना चाहते हैं, ये बात सिर्फ यहाँ नहीं है। अब वो फिर यानी कि जो आप प्रैक्टिकल बताएंगे या प्रैक्टिकल जो एग्जाम्पल आप देंगे, तो उसमें वो चीज देखना चाहते हैं कि वाकई वो स्ट्रॉन्गनेस है कि नहीं है, सिर्फ बताने के लिए आपने बोल दिया क्या। फिर जब इंटरव्यू चलता रहेगा, तो फिर यदि उसकी बात हुई है, तो वो हर समय आपके व्यक्तित्व में उस चीज को ढूंढने की कोशिश करेंगे, उसी से रिलेटेड यानी कि बार बार यानी कि कहीं घुमा फिरा के चीजों को लेकर के आएंगे और वो चीज को आपका टेस्ट लगाते रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रेंथ वाली बात है। इसके बाद आपका वीकनेस, कि आपके व्यक्तित्व के दुर्बल पक्ष क्या है, आपकी पर्सनालिटी की कमजोरी क्या है। तो आप जो भी बताएंगे उस पर भी चर्चा होगी। तो यहां मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, कोशिश ये करें
कि ऐसी आप इनकी कमजोरी बताएं जो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव भी हो, मतलब कमजोरी भी है और पॉजिटिव भी है। कैसे? जिसे आपने कहा कि मैं भावुक हूं, हाँ, जैसे आपने कहा कि मैं जल्दी भावुक हो जाती हूँ, तो ये कमजोरी भी है लेकिन अच्छी बात भी है। आपने कहा कि मैं अति संवेदनशील हूं, तो ये कमजोरी भी है लेकिन क्या है? पॉजिटिवनेस भी। आपने कहा कि साहब मैं काम में लेट हो जाती हूं, तो बोले क्यों? हर काम में लेट? बोले क्योंकि सर मैं हर काम को परफेक्शन के साथ करना चाहती हूँ। तो ये आपकी कमजोरी में भी क्या, एक पॉजिटिवनेस दिखना चाहिए, सकारात्मक। और रियल में कोई यदि आपकी वास्तव में कमजोरी है, तो फिर आप क्या कहेंगे कि सर ये मेरी कमजोरी है लेकिन मैं इसको दूर करने का प्रयास कर रही हूं और मुझे इसमें काफी सफलता मिल रही है। तो फिर वो विद एग्जांपल आपको बताना है, तो पूछेंगे आपसे तुरंत ही कि क्या कोशिश कर रहे हैं आप बताएं। तो वो आप बताएंगे कि साहब इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं और ये मैं काफी हद तक दूर कर लिए। मान लीजिए कोई हकलाता है व्यक्ति, तो वो तो सामने दिख रही है, तो वो निगेटिव ही है। लेकिन पॉजिटिव क्या है कि साहब मैं पहले बहुत ज्यादा हकलाता था, लेकिन अब यानी कि मेरी हकलाहट कम हो रही है, वो आपके सामने है। तो ये सच्चाई भी है और यानी कि प्रयास भी दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपनी वीकनेस को भी स्ट्रेंथ के साथ में जोड़ सकते हो। ठीक है, चलिए। अब ये पर्सनल बायोडाटा में एक चीज और शामिल हो जाती है कि प्रेजेंट वर्किंग कंडीशन क्या है। यदि प्रेजेंट में आप जो कुछ भी कर रहे हैं उससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाने हैं और वो काफी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। मान लीजिए आप टीचर हैं, तो आपसे प्रश्न तो बनते ही हैं क्योंकि आप एजुकेशनल फील्ड से जुड़े हुए हैं और उसी फील्ड से आप इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। तो वो आपका यानी कि फिर उस पर भी चर्चा होगी, टीचिंग मेथड्स पर चर्चा होगी, ठीक है, फिर टीचर की समस्या पर चर्चा होगी, ठीक है, एजुकेशनल सिस्टम में क्या कमियां हैं वो आप यानी कि बताएं और उन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है ये भी आप बताएं। आपके पास में कोई ऐसा मॉडल है क्या कि जिससे यानी कि हमारी एजुकेशन जो है क्वालिटी वाइज हो जाए। तो कुछ ऐसे विचारात्मक प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी जिसमें आपके अपने यानी कि जो फील्ड है जिसमें आप काम कर रहे हैं उनकी गहराई को आपको मापा जा सके। यदि आप किसी दूसरे फील्ड से हैं तो फिर एक और क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि वर्तमान में आप ये कर रहे हैं, अब एजुकेशन फील्ड में आएंगे तो आप अपना यहां पर उस ज्ञान का किस तरह से उपयोग करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? मान लीजिए वर्तमान में एक आपके पास में छोटी सी पोस्ट है और वो महिला बाल विकास विभाग में है, ठीक है, और आप यानी कि अब इस एग्जाम के लिए यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आए, तो वो ये तुरंत पूछेंगे कि महिला बाल विकास विभाग में आप इस पद पर काम करते रहे हैं, तो उस ज्ञान का आप यानी कि यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर का काम करते समय कैसे उपयोग करेंगे। तो उन चीजों को आपको बिल्कुल लिंक कर देना है, जोड़ देना है लॉजिकल तरीके से। तो ये आपका पर्सनल बायोडाटा में आपकी जो भी वर्किंग लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, तो वो अपने जॉब से रिलेटेड सारी चीजों को आपके खुद की प्रोफाइल में आपकी क्या जॉब प्रोफाइल है, उसकी क्या वर्किंग रहती है, फिर आपके डिपार्टमेंट में की हायरार्की क्या है, लो लेवल से लेकर के बॉटम टू टॉप पूरे आपको यानी कि हायरार्की पता होना चाहिए, पद सोपान कौन कौन होता है इसमें, फिर उसके यानी कि क्या क्या यानी कि फील्ड से जुड़ा हुआ है। तो यानी कि एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं ना, उनकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आप अपने काम के अलावा और आपके जो उस डिपार्टमेंट में काम करने वाले और लोगों की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आपका अभी तक क्या अचीवमेंट रहा है वो आपको अच्छी तरह से उनको बताना है। तो ये सारी चीजें आपकी प्रेजेंट वर्किंग का हो जाता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जो सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट पर भी आपका डिस्कशन होना ही है कि इसी बेस पर तो आप पहुंचे उनके सामने। अब ये डिस्कशन जो है वो दो बातों को लेकर के है कि एक तो आपका ज्ञान, नॉलेज, और नॉलेज भी कौन सा, थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको अपने सब्जेक्ट का।
आपको अपने सब्जेक्ट का थ्योरेटिकल नॉलेज तो वो उन्होंने चेक कर लिया आपका, क्योंकि उसी बेसिस पर आप यानी कि यहां पहुंचे इंटरव्यू देने के लिए। अब आपका व्यवहारिक ज्ञान क्या है आपके विषय का, या आपके विषय की व्यवहारिक उपयोगिता क्या है, इस चीज पर चर्चा ज्यादा होनी है। और यदि आपका जो रिसर्च है आपके सब्जेक्ट का, तो उस पर तो 100% चर्चा होनी ही है। तो रिसर्च वो आपकी किसमें, आपका जो पीएचडी का है, एमफिल का है, या आपने कोई रिसर्च पेपर आपका पब्लिश हुआ है, तो उससे संबंधित यानी कि जो भी कंटेंट बनता है उस पर यानी कि चर्चा आपसे गहन तरीके से होगी। फिर इसके बाद आपका इसके बिना तो आपका अधूरा है, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन के क्या करने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। तो जो काम आप करने वाले हैं वो आप कितनी अच्छी तरह से कर पाते हैं, कि टीचिंग स्किल आपके अंदर कितनी बेहतरीन है। आप देखिए नॉलेज मतलब आपके अंदर ज्ञान हो गया, उस ज्ञान का प्रस्तुतिकरण आप किस तरीके से छात्रों के बीच में कर रहे हैं, तो वो यानी कि आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन जो है, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल है टीचिंग का, और डेडिकेशन, ये सारी बातें आपकी वो जब आप बोर्ड पर पढ़ाएंगे तो वो आपसे देखना चाहते हैं। अब इसको हम कैसे तैयार करें, क्योंकि हम इसको या स्किप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आपकी ऑलरेडी है, मतलब पहले से आपकी नॉलेज है, मान के चल रहा हूं मैं। अब हम इस पे फोकस करेंगे कि बोर्ड टीचिंग आप जो है ना वो किस तरीके से करें। तो बोर्ड टीचिंग में सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि एक पढ़ाने का जो तरीका है ना वो आपका इंप्रेसिव होना चाहिए। जैसे फर्स्ट सेंटेंस, मान लीजिए आप जिस विषय को पढ़ा रहे हैं, तो आप ये सीधा सीधा ना कहें कि मैं आज आपको ये पढ़ाने वाली हूं या मैं आपको ये पढ़ाने जा रहा हूं, बिल्कुल नहीं। मतलब इससे क्या हो रहा है पता है, आप एरोगेंट दिख रहे हैं। मतलब आपका ये दिख रहा है कि बस सामने बैठे व्यक्ति को कुछ पता ही नहीं है, हमें ही सब कुछ पता है। पढ़ाने जा रहे थे वही होता है ना, कि हम सीधी सीधी आपको सीख दे रहे हैं। नहीं, आज हम इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे, हम आपको यानी कि आज इस विषय पर चर्चा का सहभागी बनाने जा रहे हैं। इस तरीके से यानी कि बातों को मोल्ड करेंगे। फिर ये ध्यान रखें कि वो खुद ही पूछ लेते हैं कि आप क्या पढ़ाने वाले हो, तो सर मैं आज इस विषय पर चर्चा करने वाली हूँ। तो वो विषय जो आप बताएंगे, फिर उस विषय का आप कोशिश ये करें विषय छोटा चुनें। मतलब जितना छोटा चुनेंगे उतना यानी कि आपको एक्सप्लेन करने में आसानी रहेगी, और आपको वहां पढ़ाने के लिए मान के चलिए मतलब मैक्सिमम जो है ना 5 मिनट्स, इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। 5 मिनट का टाइम मान के चलिए, 5 मिनट में आपको इंप्रेस करना उनको दोनों बातों से, यानी कि आपका बोल करके भी, कम्युनिकेशन के थ्रू, और यानी कि बोर्ड पर प्रेजेंटेशन दे करके भी। तो आप यानी कि जो विषय पढ़ाने वाले हैं, चर्चा करने वाले, सबसे पहले वो टॉपिक लिख लो। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बातें आती हैं उनको लिखते चलें और साथ में एक्सप्लेन करते चलें। ये नहीं कि पहले एक्सप्लेन कर दी बाद में लिखेंगे, ये भी तरीका नहीं है सही। पहले क्या करेंगे, आप लिख लें, फिर उस बात को एक्सप्लेन कर दें, फिर अगली बात को फिर आप बोर्ड पर लिखते जाएं, और बोर्ड पर लिखते समय भी आप बोलते जाइएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि साहब लिखना काम और बोलना एक साथ में नहीं हो रहा। आप जो बोर्ड पर लिख रहे हैं उस चीज को भी बोलते चलिएगा। फिर उसके बाद यदि आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इस बात का इंतजार करेंगे कि आप जो बोल रहे हैं वही सुनते रहें। उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग क्या क्या बन सकते हैं वो आप पहले से तैयार करके चलिए। क्यों, क्योंकि वो टॉपिक आप खुद ने चूज किया है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर यानी कि हमसे क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यदि वो अपनी तरफ से कोई टॉपिक देते हैं तो आपको पढ़ाना ही है। तो संभावनाएं भी कुछ ऐसी होती हैं कि आपको पता होता है कि ये विषय पर यानी कि हमसे चॉइस दी इन्होंने कि इसमें पढ़ाओ,
जैसे मान लीजिए आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो उन्होंने कहा कि प्राचीन काल का कोई भी टॉपिक लेकर के आप पढ़ाइएगा। तो अब आपको यानी कि मध्यकाल से और आधुनिक काल से नहीं पढ़ाना है, सिर्फ आपको प्राचीन काल से पढ़ाना है। मान लीजिए आपका विषय सोशियोलॉजी है, तो उन्होंने कहा है कि अगस्ट कॉम्टे के बारे में बताइए, या उन्होंने सिर्फ ये कह दिया है, किसी भी एक सामाजिक विचारक के बारे में, सोशल थिंकर के बारे में आप बताइए। तो वो फिर आपको सोशल थिंकर को ही पढ़ाना है वहाँ पर। यदि उन्होंने आपका विषय हिंदी है, जैसे उन्होंने कहा है कि साहब आप छायावाद को पढ़ाइएगा, तो आपको यानी कि वहाँ पर छायावाद को पढ़ाना है। तो इतनी यानी कि आपको फिर उसमें चूज़ कर सकते हैं कि छायावाद में आपको क्या पढ़ाना है। यदि आपने कहा कि छायावाद पढ़ाना है, उन्होंने कहा छायावाद के बारे में कुछ बताएँ, तो छायावाद के किसी एक व्यक्ति यानी कि लेखक को भी ले सकते हैं या पूरे छायावाद को आप समझा सकते हैं। तो वो आपकी यानी कि चॉइस को आप लिमिटेड भी कर सकते हैं या ब्रॉड कॉन्सेप्ट में भी आप बता सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है। तो ये ध्यान रखें कि विषय जो भी आप चुन रहे हैं, वो छोटा होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, जिससे कि आप कम टाइम में ज़्यादा डिटेल चीज़ें बता सकेंगे। ठीक है? तो ये आपका बोर्ड टीचिंग आपका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो आज मैंने वो सारे आपको बता दिए तरीके कि किस-किस तरीके से आप अपनी तैयारी को यानी कि इंटरव्यू तैयारी को अंजाम देंगे। तो इन सारी बातों पर आप गौर करके अपने यानी कि तैयारी करना स्टार्ट करें।